रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 6 से लेके 20 तक पढ़ाया था, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है। और आज मैं आपको उसके आगे चैप्टर 2 में ही 21 से लेके 27 तक कवर करूंगी और उसके साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट केस भी आपको बताते हुए ले चलूँगी और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना हमको, ये सब बताते हुए आगे बढ़ाऊंगी। तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 21 हमारा क्या कहता है? लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे आप लोग अपना अपना बैरक निकाल लीजिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि लोक सेवक जो ये है सेक्शन 21 में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और प्री में भी। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके केसेस भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसके जितने पॉइंट बताए गए हैं वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये लोक सेवक जो है उसको आप बहुत ही गौर से और अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लोक सेवक जो हमारा सेक्शन 21 है, वो ये कहता है कि लोक सेवक के अंतर्गत इंक्लूड हैं, मतलब अंतर्गत आते हैं इतने लोग। अब कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ, जिसमें टोटल 12 लोगों के बारे में बताया गया था। लेकिन हमारा जो पहला था वो 1950 में हटा दिया गया। तो पहला तो हमारा हटा दिया गया। अब दूसरी पॉइंट क्या कहती है? मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के जो आयुक्त अफसर होते हैं उनको भी लोक सेवक बोला जाता है। किसके किसके? मिलिट्री जो हमारा जो तीनों सेनाएं होती हैं, पहला मिलिट्री और दूसरा क्या? एयरफोर्स, तीसरा नेवी। इसके जो आयुक्त होते हैं, आयुक्त अफसर, वो होते हैं हमारे लोक सेवक। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हर न्यायाधीश, चाहे वह एक हो, कई लोगों के साथ हो, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी वो हर न्यायाधीश जो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, वो कार्य करने के लिए, न्यायिक कार्य करने के लिए, वो चाहे एक हो या कई लोग हों, वहाँ पे उनको भी लोक सेवक ही बोला जाएगा। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। न्यायालय का हर ऑफिसर, जैसे समापक, रिसीवर या कमिश्नर, कोई भी हो, वो न्यायालय का हर ऑफिसर भी लोक सेवक ही बोला जाता है। अब हम लोग 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी का सदस्य या पंचायत का सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने के लिए जो जूरी के सदस्य होते हैं या पंचायत के सदस्य होते हैं, जो न्यायालय की हेल्प करते हैं, लोक सेवक की हेल्प करते हैं, उनको भी हम लोक सेवक ही बोलेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने छठे पॉइंट की ओर। हर मध्यस्थ यानी आर्बिट्रेटर, किसी न्यायालय द्वारा कोई मामला या विषय रिपोर्ट करने का दायित्व उसे दिया गया है, तो उस दायित्व को पूरा करते हुए जो मध्यस्थ होता है वो भी वहाँ पे लोक सेवक कहलाएगा। अब हम लोग चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर। हर व्यक्ति जो ऐसे पद को धारण करता हो जिससे वह किसी को परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो। यानी कोई ऐसा पद धारण करने वाला व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को लोक कर्तव्य के लिए निरोध में रखे। वैसे निरोध में रखना तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छा ही हो। किसी को बेमतलब का निरोध में रखना खराब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लोक कर्तव्य के लिए किसी व्यक्ति को अगर निरोध में रखने वाले के पास जो पावर है, उसी पावर वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? उस लोक सेवक, उसको भी बोलेंगे। जैसे हमारा जेलर होता है, जेलर किसी मतलब मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को निरोध में रख सकता है जिससे वो किसी लोक कार्य के लिए रखता हो, जिसे जरूरी हो उसको रखना, तो वहाँ पे हमारा वो भी क्या होगा? लोक सेवक कहलाएगा। सरकार का हर ऑफिसर जो अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तिला दे, अपराधी को न्याय के लिए क्या करे? उपस्थित करे। सरकार का वह हर ऑफिसर लोक सेवक कहा जाएगा जो अपराधों का निवारण कर अपराधों की इत्तिला दे, मतलब अपराधों का निवारण करे और अपराधों की इत्तिला भी दे। इत्तिला मतलब जानकारी दे
और अपराधी जो हो उसको न्याय के लिए क्या कराए, उपस्थित कराए। उसको भी क्या बोलेंगे, हम लोक सेवक ही कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये पुलिस हुए, जो होते हैं मजिस्ट्रेट हुए, ये लोग भी क्या हो जाएंगे, लोक सेवक ही बोले जाएंगे। हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, व्यय करे, कोई सर्वेक्षण संविदा आदि करे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लोक सेवक बोलेंगे। ये था हमारा 9 पॉइंट। अब 10 पॉइंट की तरफ चलते हैं। हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, बयान करे, उनके अधिकारों के लिए कोई दस्तावेज बनाए। मतलब हर ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य है कि वह किसी गांव, कोई गांव हो, कोई नगर हो या कोई जिला हो, किसी मतलब जिले में किसी धर्मनिरपेक्ष रहे, उसका प्रयोजन, धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को क्या करे, ग्रहण करे, उसका बयान करे, उनके अधिकारों के लिए, ग्राम, नगर और जिले के अधिकारों के लिए कोई दस्तावेज बनाए, तो वो भी लोक सेवक ही कहा जाएगा। कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह निर्वाचन नियमावली तैयार करे, जैसे निर्वाचन के अधिकारी वगैरह होते हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उनको भी क्या कहा जाएगा, लोक सेवक। कह रहा है ना 11वां पॉइंट, कोई व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता हो जिसके आधार पर वह यह निर्वाचन नियमावली तैयार करे। और अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट 12वां नंबर का है, जो हर व्यक्ति जो लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से वेतन पाता हो, यानी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार से क्या करता हो, वेतन पाता हो, और सरकारी कंपनी की सेवा में हो या उनसे वेतन प्राप्त करे, तो वो दोनों व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे, हमारे लोक सेवक कहलाएंगे। ये तो थे 12 पॉइंट जिनको हमारे बेरेट में बताया गया है कि लोक सेवक के अंदर कौन कौन ऐसे पर्सन आते हैं जिनको लोक सेवक कह सकते हैं हम। तो ये हमारे 12 पॉइंट थे जो लोक सेवक में क्या थे, इंक्लूड थे, जिसमें से एक 1950 में रिपील कर दिया गया है। अब चलिए एक बार हम आपको की पॉइंट बता देते हैं कि आप क्या पकड़ के उसको याद करेंगे। जैसे देखिए पहला तो हटा दिया गया है 1950 में, इसको भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी प्री एग्जाम में पूछ लेता है कि 1950 में मतलब लोक सेवक का हटा दिया गया है, किस सन में हटा दिया गया है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो पहला वाला क्या होगा, किसी भी सेना का आयुक्त अफसर। दूसरा क्या होगा, हर न्यायाधीश, चाहे वो एक हो चाहे कई हो, न्यायालय का हर ऑफिसर। चौथा हो गया हमारा। पांचवा क्या हो गया, पंचायत का सदस्य या जूरी का सदस्य। छठा क्या हो गया, मध्यस्थ। सातवां क्या हो गया, जो परिरोध क्या करे, परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, यानी परिरोध शब्द यहाँ पे आप याद रखिएगा। आठवां क्या है, जो अपराधों की क्या दे, इत्तिला दे, अपराधी को न्याय के लिए उपस्थित करे, वो ऑफिसर। और हमारा 9वां क्या है, जो हमारे संपत्ति को ग्रहण करे, व्यय करे, सर्वेक्षण की संविदा करे, ऐसा जो ऑफिसर होता है। और हमारा 10वां क्या कहता है, हमारा 10वां कहता है कि किसी ग्राम, नगर या जिला वाला धर्मनिरपेक्ष कोई काम हो, उसके प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे और उनके अधिकारों के लिए कोई दस्तावेज बनाए। और हमारा 11वां हो जाएगा निर्वाचन नियमावली तैयार करने वाला जो अधिकारी होता है। और हमारा 12वां जो होगा वो लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से वेतन प्राप्त करने वाला, आप इतना याद रखिए, और सरकारी कंपनी की सेवा या उससे वेतन प्राप्त करने वाला। ये थे हमारे 21 के 12 पॉइंट जो कि लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए कुछ केस की तरफ हम देख लेते हैं जो कि हमारे लोक सेवक के इम्पॉर्टेंट केसेज हैं जिनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला केस हमारा जो था वो जीएन मेंटोरिया वर्सेस अजमेर का केस है, जीएन मेंटोरिया वर्सेस अजमेर, जिस केस में आपको ये बताया गया है कि हमारे कौन कौन से लोग लोक सेवक कहे जाएंगे। तो उस केस में ये कहा गया कि जिस व्यक्ति को लोक कर्तव्य सौंपा गया हो और सरकार से वो वेतन प्राप्त करता हो, सरकारी सेवा में हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोक सेवक कहेंगे। किस केस में ऐसा कहा गया,
GN मेंटोरिया वर्सेस अजमेर के केस में। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस है RS नायक वर्सेस AR अंतुले का केस है, जो कि बहुत फेमस केस है। आप लोगों ने उसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब में उनको इसका नाम सुना होगा। तो ये अलग अलग उसमें आया हुआ है। अब यहाँ हमें IPC में पढ़ना है। तो RS नायक वर्सेस AR अंतुले के केस में क्या कहा गया है? उनके केस में ये कहा गया था कि विधायक लोक सेवक नहीं होते। इसीलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस केस को भी ध्यान दीजिए। जितने केस मैं आपको इसमें बता रही हूँ लोक सेवक में, वो आप 3-4 केस बताऊंगी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। RS नायक वर्सेस AR अंतुले, विधायक लोक सेवक नहीं होता, ये बताता है। अब K वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। K वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा क्या गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ये था हमारा सेक्शन 21 और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट केस। अब हम चलते हैं सेक्शन 22 की तरफ। सेक्शन 22 क्या कहता है? जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, मोबल इमोबल, जंगम संपत्ति और अस्थावर संपत्ति। इसको कहते हैं चल और अचल संपत्ति भी बोलते हैं। क्या? जंगम संपत्ति या अस्थावर संपत्ति, मोबल इंग्लिश में मोबल या इमोबल प्रॉपर्टी, और इसको चल या अचल संपत्ति भी बोलते हैं। तो यहाँ हम चल संपत्ति की बात कर रहे हैं, यानी मोबल प्रॉपर्टी की। तो कह रहा है इसके अंतर्गत मूर्त संपत्ति आती है। इसके अंतर्गत मूर्त संपत्ति जितनी भी होती हैं वो आती हैं, लेकिन भूमि एवं भूबद्ध यानी भूमि और भूमि से जुड़ी हुई कोई संपत्ति है वो हमारी जंगम संपत्ति नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें चल नहीं होंगी ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ये। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कैसे। जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन में कोई हमारी फसल लगी है, तो फसल उसमें है तो वो हमारी मोबल प्रॉपर्टी तो हुई नहीं, इमोबल हुई। तो वो हमारी ये मोबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत, जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी। भूमि है और उसमें कोई फसल बोई गई हो तो। लेकिन जैसे ही मान लीजिए फसल कट गई तो वो मोबल प्रॉपर्टी बन गई। अब तो उसको लेके कोई जा सकता है ना। अब तो जैसे चोरी का मामला होता है तो चोरी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई फसल जो कि लगी हुई है उसको काटा और काट के चुरा ले गया, तो वहाँ हमारी चोरी हुई कि नहीं? तो वहाँ पहले तो चोरी भी एक ऐसा है जो हमेशा जंगम संपत्ति की चोरी की जाती है। तो चोरी वाले केस में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पहले तो चोरी तब नहीं होती जब वो भूमि से जुड़ी रहने देता, लेकिन जैसे ही उसने उसको काटा फसल को, तुरंत वो मोबाइल प्रॉपर्टी बन गई। और जब मोबाइल बनी तो उसको लेके जाएगा अगर चोर, तो चोरी ही कहा जाएगा। तो यही है कि जब तक भूमि से उसे अलग नहीं किया जाता तब तक वो भूबद्ध रहेगी, तो वो जंगम संपत्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही काट दिया जाता है वो जंगम संपत्ति बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा आपको बता दें, क्लियर कर दें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए, ये था मेरा सेक्शन 22। इसमें क्या हुआ? जंगम संपत्ति के अंतर्गत मूर्त संपत्ति आती है और भूमि और भूबद्ध वस्तुएं नहीं आती हैं, क्योंकि ये इमोबल हैं, अचल संपत्ति। और मोबल नहीं है, चल नहीं है, अचल हैं, इसलिए। चलिए अब हम सेक्शन 23 की तरफ चलते हैं। वो क्या है हमारा? सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सदोष अभिलाभ क्या होता है। सदोष अभिलाभ ये हुआ जो कोई व्यक्ति अगर इनलीगल रूप से किसी की प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे ये मेरी पेन है और कोई व्यक्ति आता है और मेरी पेन लेके चला जाता है, तो उसे तो लाभ हुआ, सदोष प्राप्त हुआ ना। लेकिन क्या हुआ? इनलीगल तरीके से वो मुझसे लेके चला जाता है, जबकि मैंने उसे खुद नहीं दिया है। वो आया और लेके मुझसे छीन के या मेरा चुरा के चाहे जैसे लेके चला गया। तो उसने क्या किया? उसने गलत फुल तरीके से मेरे इस पेन को ले लिया, तो उसे क्या हुआ? सदोष अभिलाभ हुआ। वैध रूप से
लाभ को प्राप्त करने वाला ना हो, यानी कि इलीगल तरीके से लाभ को प्राप्त करे, वो क्या हो जाएगा? सदोष अभिलाभ। उसके मन में सदोष था और उसने गलत तरीके से इस पेन को प्राप्त किया, यानी उसका इंटेंशन सही नहीं था। अब हम लोग सदोष हानि की तरफ चलते हैं। अब जैसे मुझे तो सदोष हानि हुई ना, क्योंकि मेरी पेन कोई ले गया, ये तो मेरा जो इस पे अधिकार था वो वैध रूप से था, मुझे वैध रूप से हानि हुई कि नहीं? अगर वो मेरी पेन लेके गया तो मुझे तो वैध रूप से हानि ही हुई, उसे लाभ हुआ लेकिन मुझे हानि हुई, तो मेरा तो वैध रूप से हानि हुई, लेकिन वो वैध रूप से उसको लाभ नहीं हुआ था, लेकिन मेरा वैध रूप से हानि हुई। यानी जब किसी व्यक्ति को वैध रूप से हानि होती है और अब अगला व्यक्ति विधि के विरुद्ध दूसरे व्यक्ति को वैध रूप से हानि करे तो वहाँ पे सदोष हानि होती है। जो व्यक्ति है वो दूसरे पर्सन, किसी अदर पर्सन, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी अदर पर्सन को उसके खुद विधिक प्रॉपर्टी को अलग करता है उससे और उसे उससे वंचित कर देता है। तो यहाँ पे दो बात, अलग करना उससे उस वस्तु को और वंचित कर देना, तो वहाँ पे सदोष हानि माना जाता है। यानी विधिक रूप हो और वैध रूप से हानि हो। अब समझ में आया सदोष हानि, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि? मतलब एग्जाम्पल तौर और आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक बाइक थी और वो बाइक अपना वो कहीं खड़ी करके इधर उधर था, तो एक व्यक्ति आया और उसकी बाइक उठा ले गया। तो यहाँ पे देखिए, एक को सदोष लाभ हो रहा है और एक को सदोष हानि हो रही है। जिसको सदोष लाभ हो रहा है वो रांगफुल तरीके से सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी या वो वस्तु उसकी तो थी नहीं, वो किसी और की अपने आप उठा के ले गया, तो उसको लाभ तो हो रहा है लेकिन रांगफुल तरीके से, अवैध रूप से लाभ वो प्राप्त कर रहा है। वैध रूप से उसको लाभ नहीं, जो लाभ ले रहा है वो गलत तरीके से ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? सदोष अभिलाभ उसे बोला जाएगा। सदोष हानि में क्या हुआ? जिसकी बाइक थी वो लीगल रूप से उसी की प्रॉपर्टी थी, उसको उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया और उससे वंचित कर दिया गया। अलग भी किया गया और वंचित भी किया गया, और उससे अलग दूर तो किया ही उसने और उसे लेके फरार भी हो गया, तो वंचित भी वो कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगी? सदोष हानि होगी। तो ये था सदोष हानि और सदोष अभिलाभ। अब बेईमानी क्या होती है? किसी को लाभ किसी को हानि, वही होती है बेईमानी। यानी कि किसी को लाभ मिल रही है और किसी को हानि हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? बेईमानी हो जाएगी। हमारा सेक्शन 24 कहता है, लेकिन हमारा लीगल वर्ड में क्या कहता है कि इस आशय से, यानी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, इस आशय से कोई व्यक्ति किसी को सदोष लाभ या सदोष हानि करे उसे ही बेईमानी कहते हैं। मतलब उसका आशय गलत रहा हो तो एक को लाभ होगा एक को हानि होगी, वही हमारा हो जाएगा बेईमानी। अब चलिए सेक्शन 25 कपटपूर्वक हम चलते हैं। कपटपूर्वक में क्या कहा गया है कि कपट करने के आशय से कोई गलत काम करना, जैसे हमारे मन में, लेकिन आशय कपटपूर्वक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कहीं से जा रहे हैं, मान लीजिए जनरल एग्जांपल दे रहे हैं, हम कहीं से जा रहे हैं और मेरा आशय ये नहीं था कि हमारे बगल जाने वाले व्यक्ति को, जैसे मान लो हम बाइक से जा रहे हैं और हमारे बगल एक साइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो गिर पड़ता है, हमारे से टक्कर लग जाती है, लेकिन मेरे मन में ये आशय नहीं था कि मैं इसको गिराऊं, तो वहाँ पे कपटपूर्वक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मेरे मन में ये आशय आया कि अरे इसने मेरा बहुत नुकसान किया था, मैं इसको आज गिराऊंगा, और मैं उसको गिरा देता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ तब कपटपूर्वक हो जाएगा। यानी कपट करने में आशय का होना बहुत जरूरी है, तभी उसे कहेंगे कपटपूर्वक। एक बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, बिमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा गया कि कपट के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक धोखा और दूसरा क्षति। यानी व्यक्ति को धोखा दो और उसे क्षति भी कारित करो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ होगा कपटपूर्वक। चलिए अब सेक्शन 26 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है?
विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण जैसे देखिए, इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि हमारे पास एक सुंदर सी पेन थी। वो पेन बहुत दिनों से खो गई थी। मैंने कुछ दिनों के बाद अपनी एक दोस्त के पास वो पेन देखा, तो वो पेन मुझे अपनी तरह हूबहू लगी, लेकिन मैं उसे तुरंत जो है चोर तो नहीं बोल सकती, ना ही तो चोरी का कोई कंप्लेन करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है अभी कि उसने मेरा ही पेन लिया है कि ये किसी उसी तरह मतलब उसी का पेन है, उसने कहीं से खरीदा है। तो ये बात तब तक मतलब विश्वास करने का कारण नहीं बनेगी जब तक उसका हमें पर्याप्त कारण न मिल जाए। अब जब मैं उससे पूछूंगी कि यार तुमने ये पेन कहाँ से ली, कब खरीदा और कहाँ से ले आया था, कब ले आया था, यही कलर क्यों लिया, मतलब कई ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जिससे ये बात पकड़ में आ जाए कि नहीं नहीं ये पेन मेरी ही इसने ले लिया है और ये झूठ बोल रहा है। तो फिर क्या होगा, तब वहाँ पे हमें एक कारण मिल गया। तो कारण मिल जाएगा तब हमारा वो विश्वास करने का वो होगा कि हाँ इस पर्सन ने गलत काम किया है, अब हम इसको किसी पनिशेबल बना सकते हैं। तो यही है विश्वास करने का कारण में यही बताया गया है कि विश्वास करने का कारण जो हो उसमें पर्याप्त हेतु होना चाहिए, पर्याप्त कारण होना चाहिए, तभी हमारा वो विश्वास करने के योग्य होगा कि वो गलत है या नहीं। अब चलिए सेक्शन 27 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 27 कहता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति है ऐसा माना जाएगा कि वह संपत्ति उसी के पास है। जान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसकी कोई संपत्ति उसके पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो ऐसा माना जाएगा कि वह संपत्ति उसी के कब्जे में है। और ये भी कहा गया है, मान ले आपका जो लिपिक या सेवक है वो थोड़े दिनों के लिए आपने रखा है तो भी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए रखा है तो नहीं अब वो मेरे उस जिम्मेदार मैं इसका नहीं हूँ कि वो मेरे गुनाहों का उस पर वो है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट वाला, मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्ट में कोई गाड़ी लेके जा रहा हो तो उसमें मान लीजिए कोई गलत माल वाल रखा हो और रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया, तो जो सेवक है वो तो तुरंत कहेगा कि ये भैया हम गाड़ी चला रहे हैं, इसमें जो कुछ है वो हमारे मालिक का ही है, मालिक ही जानता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। तो वहाँ पे मालिक गुनहगार माना जाएगा। वो ये कह के नहीं छोड़ सकता कि नहीं सेवक ने ही कुछ रखा होगा, हमने नहीं किया, क्योंकि वो आपका सेवक है, इसलिए वो संपत्ति आपकी ही मानी जाएगी। हाँ, ये अलग है कि सेवक का इंटेंशन कुछ और रहा हो, उसने बाद में बदल लिया हो, तो ये सब कारण तो बात की बात है, उसके लिए अलग प्रयोजन है। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात यही कही गई है कि अगर आपके सेवक से कोई गलती होती है तो आपकी ही गलती मानी जाएगी, या कोई संपत्ति है, कोई चीज़ है, अगर वो आपके सेवक के कब्जे में है तो अगर कोई रांगफुल कार्य उससे होता है तो आपका ही माना जाएगा। ऐसे पत्नी, जैसे मान लीजिए CBI रेड पड़ती है, आप घर पे नहीं हो, आपकी पत्नी रहती है और उसके पास से जो है ढेर सारे सामान मिलते हैं, गहने और कागज़, पेपर्स, जायदाद के, ये सब ढेर सारी चीज़ मिलती हैं। तो पत्नी वहाँ भले आपकी पत्नी के पास है लेकिन वो माना जाएगा को आपके पास ही है। तो यही होता है सेक्शन 27 हमारा। अब ये तो था IPC का सेक्शन 21 से 27 तक, जिसके मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, लोक सेवक के बारे में बताया, जो कि 12 पॉइंट लोक सेवक के अंतर्गत आता है। इसके कुछ केस लाज आपको बताया इंपॉर्टेंट। सेक्शन 22 मैंने जंगम संपत्ति, मोबाइल प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको। सेक्शन 23 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि बताया। सेक्शन 24 में बेईमानी बताया। सेक्शन 25 में कपट पूर्वक बताया। सेक्शन 26 में विश्वास करने का कारण बताया। सेक्शन 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति है वो आपकी मानी जाएगी। तो ये था मेरा सेक्शन 21 से लेके 27 तक। अब चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा नया बिल BNS 2023 है उसमें हमारे ये जो मैंने सेक्शन 21 से लेकर 27 तक पढ़ाया वो चीज़ें कहाँ दी गई हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये
आईपीसी का चैप्टर 2 है वो जनरल एक्सप्लेनेशन है, और हमारे जो ये हमने बताया आपको, लोक सेवक हो चाहे जंगम संपत्ति हो चाहे सदोष अभिलाभ हो, वो हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन के तहत आ रहा है। लेकिन हमारा जो ये बीएनएस में है वो हमारा ये जो भी आपको मतलब बताया गया है वो डिफिनीशन क्लास के अंतर्गत इन्होंने रख दिया है। इन्होंने सेक्शन 2 को डिफिनीशन में बताया है। तो ये और जो चीज़ें मैं अभी पढ़ाई हूँ आपको आईपीसी में, वो चीज़ें वहाँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के दौर पे आई, लेकिन यहाँ पे क्या आएंगी, डिफिनीशन क्लास में आएंगी। तो जैसे बेईमानी मैंने आपको भी बताया था, बेईमानी सेक्शन 24 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीएनएस में हमारा क्या है, बेईमानी सेक्शन 26 में है, 2 सब क्लास 6 में बताया गया है, सब सेक्शन 6 में बेईमानी को। सेक्शन 28 में कपट पूर्वक को बताया गया, वहाँ मैंने आपको सेक्शन 25 में कपट पूर्वक को बताया था। सेक्शन 228 में लोक सेवक बताया गया, जबकि मैंने यहाँ पे सेक्शन 21 में आपको लोक सेवक बताया। सेक्शन 29 में यहाँ पे क्या बता दिया, विश्वास करने का कारण, जबकि मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन 26 में बताया था। यहाँ पे सेक्शन 2 सब क्लास 29 में बताया गया था। सेक्शन 2 सब क्लास 36 में सदोष अभिलाभ, और सेक्शन 2 सब क्लास 37 में सदोष हानि। जहाँ पे वहाँ पे सेक्शन 23 में आईपीसी में आपको सदोष अभिलाभ और सदोष हानि एक साथ बताया गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया गया है। सेक्शन 236 और सेक्शन 237 सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सेक्शन 221 में जंगम संपत्ति, जो मैंने आपको यहाँ जंगम संपत्ति सेक्शन 22 में पढ़ाया, वहाँ पे सेक्शन 2 के सब क्लास 21 में जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है। यही है कि जैसे ये हमारा एक्सप्लेनेशन के सेक्शन चैप्टर 2 के जनरल एक्सप्लेनेशन में ये सब चीज़ें आती हैं, वहाँ चैप्टर 1 के जो सेक्शन 2 है डिफिनीशन क्लास जो इन्होंने रखा है उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। बस यही अंतर है। और यहाँ हमारे में डिफिनीशन नहीं था आईपीसी में, लेकिन वहाँ पे जो नया बीएनएस बन रहा है उसमें आईपीसी वो डिफिनीशन क्लास को उन्होंने रखा है। तो यही है दोनों में डिफरेंस। इसी तरह मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस बताती चल रही हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्यूरी करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइए, फिर अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं और एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।